नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं रतलाम के विधायक श्री पारस सकलेचा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सकलेचा साहब। आपने रतलाम में विधायक आप जीते हैं, विधायक की कुर्सी पर एमएलए के चुनाव में जीते हैं और अपने विरोधी को 31,000 वोटों से हराया, जबकि आप निर्दलीय उम्मीदवार थे। आपके पास कोई बहुत बड़ा दादाओं का गिरोह नहीं है, आप करोड़पति अरबपति नहीं है, भोजन भंडारे आप नहीं करते, तमाम वे नाटक नोटंकी नहीं करते जो आमतौर पर नेता करते हैं। तो क्या राज है आपकी इस कामयाबी का कि इतने वोटों से आपने हराया? देखिए, जब मैं महापौर रहा रतलाम का तो उस वक्त मैंने बहुत अच्छा काम किया और जनता से सीधा जुड़ा रहा। उसके बाद जो विधायक जी थे वो 6 बार के विधायक थे, लेकिन उनका रिजल्ट 0 रहा शहर के डेवलपमेंट में। वो जनता की भारी नाराजी रही उनसे। तो जनता ने जब देखा मेरे काम को, उनके काम को देखा और मेरे सोशल वर्क युवाओं को भी देखा उन्होंने, तो जनता ने सोचा कि शायद ये ज़्यादा अच्छा काम करेगा और अच्छी तरीके से हमारे मंसूबे को खड़ा करेगा, इसलिए जनता ने मुझे सिलेक्ट किया। इंदौर में भी आप बहुत सक्रिय हैं, अक्सर इंदौर आते हैं, यहाँ की गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं, यहाँ के मुद्दों को विधानसभा में उठाते हैं। इंदौर से इतना लगाव आपको क्यों है? देखिए, इंदौर से शुरू से मेरा लगाव रहा और ये तो सच्चाई है कि इंदौर इस प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, सांस्कृतिक साहित्यिक राजधानी है और ये क्षेत्र में जुड़ा रहा हूँ तो मेरे कई संपर्क यहाँ हैं और उन संपर्क के माध्यम से मुझे यहाँ बराबर आने का मौका मिलता है और मेरी युवाओं की गतिविधि भी यहाँ पिछले 30 साल से लगातार चल रही है। तो ऐसे में जनता से भी संपर्क है। तो कुछ मुद्दे होते हैं जो जैसे पीएससी का मुद्दा हुआ, डॉक्टर्स का मुद्दा हुआ, या निजी चिकित्सालयों द्वारा भारी फीस की वसूली करना, पीएमटी है, पीईटी है, ये सारे मुद्दे जब मुझे मिले तो मैंने उनको विधानसभा में उठाने का प्रयास किया। युवाम एक संस्था जो आप 36-37 साल से चला रहे हैं और युवकों को रोजगार के लिए प्रशिक्षण देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार करते हैं और लगभग निःशुल्क ये सेवा आप देते हैं। इंदौर में भी आपने युवाम की शाखा शुरू की है। ये कैसे शुरू हुई ये संस्था और क्या इसके उपलब्ध है? प्रकाश जी, मैं जब बैंक में सिलेक्ट हुआ 1974 में, तब मुझे लगा कि कई बच्चे बहुत योग्य होते हैं लेकिन उन्हें मार्गदर्शन नहीं मिलता तो वे अपनी योग्यता के अनुसार समाज में स्थान और आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये सोचकर मैंने 1977 में एक संस्था बनाई युवा और ये तय किया कि जो लोग बैंक और रेलवे की परीक्षा देना चाहते हैं नौकरी के लिए, उन बच्चों को हम निःशुल्क पढ़ाएं। तो प्रारंभिक स्तर पे ऐसी कोई कल्पना नहीं थी कि संस्था इतनी बड़ी होगी कि उसकी आज 125 शाखाएं हैं और 1 लाख लोग उससे सिलेक्ट होकर नौकरी कर रहे हैं। 125 शाखाएं जी, वहाँ की कहाँ हैं? सब 10-12 राज्यों में, सभी दूर है। बॉम्बे भी है, दिल्ली भी है जी, उदयपुर भी है, जयपुर भी है, जबलपुर, सागर, अहमदाबाद, बड़ौदा, सब दूर है। तो एक्चुअल में मेरा ये भावना थी कि जो बच्चे मध्यम वर्गीय परिवार के, गरीब परिवार के, बड़े अपने आप को डिप्रेस महसूस करते, समाज में खुल नहीं पाता उनका व्यक्तित्व, उन लोगों को एक मंच ऐसा दे कि उनका व्यक्तित्व खुले और वे अपनी योग्यता के हिसाब से स्थान बनाने के लिए संघर्ष करें। तो यही मकसद लेकर युवाम की स्थापना की और पहले तो 4 बच्चों से कक्षा शुरू हुई, बड़ा आश्चर्यजनक, और वो भी 4 बच्चे मैं घर से बुला के लाया। कोई इस कंसेप्ट ही नहीं था। जब 1977 मैंने कोचिंग लगाई नौकरी के लिए युवाम के नाम से, तो उस वक्त पूरे देश में ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं था और देश में ऐसी कोई कोचिंग क्लास ही नहीं थी। कोई समझता भी नहीं था कि नौकरी के लिए होने वाली परीक्षाओं के लिए भी कोई कोचिंग या प्रशिक्षण हो सकता है या कोई क्लास जैसी क्लास लग सकती है। तो बड़ी मुश्किल से मैंने बच्चे इकट्ठे किए हैं। तो साल भर तक तो ऐसे ही चलता रहा, पर जब 1 साल बाद रिजल्ट आया तो कक्षा से 15-20 लड़के पास होकर नौकरी के लिए काबिज बने, तब जनता की एकदम भीड़। और आप तो जानते हैं चमत्कार को नमस्कार है। उसके बाद हम बाहर निकले, बॉम्बे गए, इंदौर गए और जगह शहर गए और सब 2 शाखाएं लगती रही। अगर ये काम आप कमर्शियल अंदाज में करते तो करोड़ों रुपए हर साल कमा सकते थे। आपको कभी लालच नहीं आया कि इस धंधे में आपकी नकल कर करके लोग करोड़पति अरबपति हो गए? नहीं, बिल्कुल। सब देखिए, जब मेरी बॉम्बे इंदौर क्लास थी तो उसमें अभी जो लोग यहाँ क्लासेस लगा रहे हैं और नामी गिरामी क्लास वाले, वो सारे लोग उस वक्त मेरी क्लास में बैठ के पढ़ा करते थे। और बॉम्बे में तो मैं मतलब अब शब्दों से बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो राजनीति में बड़े पद पे रहे वो इसी लाइन पे है, वो भी मेरी क्लास के अंदर 8-8 दिन तक पढ़े बॉम्बे के अंदर। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा
और मेरे मन में हमेशा भाव रहा कि ये एक मिशन है, ये व्यवसाय नहीं है, और मिशन को उस पवित्र भाव से बनाए रखें। और मिशन का उद्देश्य भी यही है कि नौजवानों में रचनात्मक और सृजनात्मक कार्य का शौक जागृत करना। तो अगर मैं इसमें फाइनेंशियली एड करता, किसी चीज के लाभ, व्यापार का आना जाना पैसे का, तो मैं सोचता मेरा मिशन पूरा नहीं होता और मेरे मन को संतोष अभी नहीं आप होता। कितनी फीस लेते हैं विद्यार्थियों से? हम अलग अलग शहर के हिसाब से कहीं 50, कहीं 100, कहीं 200, कहीं 300 ऐसे। 300 रुपए? जी। बाकी लोग तो 10-10 हजार लेते हैं। 30-30 तो वो फीस भी एक्चुअल में कई जो किराए से जगह लेते हैं तो किराया बच्चों में शेयर कर देते हैं, और जो मटेरियल छपवाते हैं, जैसे किसी क्लास में मटेरियल छपता है बच्चों को मटेरियल का पैसा शेयर कर लेते हैं, तो एक बच्चे को कहीं 200 आता है, कहीं 300 आता है। पर रतलाम में तो 50 रुपए लेते हैं, फ्री करते हैं सब। बाकी रतलाम देश का सबसे आगे रहने वाला शहर है जहां साक्षरता 100% है, तो ये ऐसा कैसे हो कि रतलाम की साक्षरता इंदौर से ज्यादा हो गई? नहीं, देखिए अभी जो छोटे शहर होते हैं वहां, और विशेषकर रतलाम सेंटर में भी है, इंदौर बॉम्बे के, तो ऐसे बॉम्बे और दिल्ली के, तो ऐसे में रतलाम के अंदर बच्चों के अंदर ज्यादा आकर्षण है कि शिक्षित होकर के अच्छे जॉब पर जाए, और उस आकर्षण ने उनको ज्यादा शिक्षित बनाने के लिए प्रेरित किया। और फिर युवाओं का भी उसमें बहुत बड़ा रोल रहा, क्योंकि मैं सोचता हूँ रतलाम प्रॉपर से 10,000 से ज्यादा लड़के बैंक और रेलवे में सर्विस कर रहे हैं, और अभी भी प्रतिवर्ष 1,000 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, तो एक उसके कारण एक माहौल बन गया। जी, विधानसभा में आप सबसे ज्यादा सवाल पूछने वाले विधायक हैं। जी, आप ड्रग ट्रायल पे पूछते हैं, कुपोषण पे पूछते हैं, पीईटी की परीक्षा, एमपी व्यापम की परीक्षा, अपने पीएससी की परीक्षा, तमाम मुद्दों को आप घेरे रहते हैं, तो इतने सवालों का क्या रिस्पांस रहते हैं आपको? नहीं, अच्छा, देखिए रिस्पांस तो अच्छा है, लेकिन पहले मैंने महसूस किया कि, और मैंने ये मेरी इस भावना को मैंने मुख्यमंत्री जी से, विधानसभा अध्यक्ष से बताया कि सामान्यतः विभागों का यह प्रचलन हो गया कि ये प्रश्नों के पहले प्रश्न में सही उत्तर नहीं देते। एक उत्तर गलत देते हैं, उत्तर तोड़ मोड़ को देते हैं, उत्तर घुमा फिरा के देते हैं। तो मैंने भी मन बना लिया है कि एक प्रश्न अगर विधानसभा किसी लगाया तो उसके सपोर्ट में कम से कम मुझे 5-10 प्रश्न तो और लगाने पड़ेंगे, तब जाके मुझे यथोचित परिणाम मिलेंगे। जैसे ड्रग ट्रायल्स पे प्रश्न पूछते पूछते मुझे 2.5 साल हो गए, और 2.5 साल से सरकार, जब पहली बार मैंने मध्य प्रदेश विधानसभा में ड्रग ट्रायल्स का प्रश्न उठाया तो कोई एक भी विधायक उस प्रश्न को समझने को तैयार था कि ड्रग ट्रायल्स क्या होता है, और अधिकारी जवाब दे थे, वो जवाब मेरे पास आ रहे थे घुमा फिरा के। फिर मैं लगातार लगा रहा, तब जाके मुझे इस बात में सफलता मिली कि सरकार ने माना कि डॉक्टरों ने इस पे गलत कार्य किया है और उन पे अनुशासन की कार्रवाई होना चाहिए। पीएससी में महिला आरक्षण के नाम पर महिलाओं का अत्याचार, उसमें मुझे 2 साल में सफलता मिली। 2 साल से प्रश्न पूछने के बाद पीएससी ये लिख के देने को तैयार नहीं कि महिला आरक्षण के नाम पर महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, वो तो ये लिख के देती है कि हम नियमानुसार काम करें। इस बात को स्पष्ट कर दीजिए, हमारे बहुत से दर्शक जानते हैं कि विवाद क्या था। जी, पहले पीएससी में एक मेरिट लिस्ट बनती थी, उसमें अंतिम सिलेक्शन होते थे इंटरव्यू के बाद। उसके बाद ये परंपरा चालू हुई कि महिलाओं के लिए अलग कोटा, पुरुषों के लिए अलग कोटा। इसके बाद क्या था मामला? जी, देखिए उसमें प्रकाश जी ऐसा हुआ उसमें कि महिला आरक्षण हुआ 30% 1997 के अंदर। तो उसके बाद पीएससी ने एक नियम बनाया कि महिला को किसी भी वर्ग में 30% सीट देना है तो 30% महिला को बुला लेंगे इंटरव्यू में और 70% पुरुषों को बुला लेंगे। अब उसमें अगर महिला जैसे 10 पद है और महिला को 3 को बुलाना 10 में से, तो 9 महिला को बुलाएंगे। अब वो 9वीं महिला के बाद इसके 8 बाद वाली महिला 10वें नंबर की, वो पुरुषों से ज्यादा नंबर लाएगी तो भी उसको इंटरव्यू में नहीं बुलाएंगे। मतलब सरकार ने 30% महिलाओं का आरक्षण रखा मिनिमम, तो उन्होंने मैक्सिमम कर दिया पीएससी ने अपनी मूर्खता से, मिनिमम को मैक्सिमम। और लगता ऐसा है कि पीएससी ने यह कर दिया कि सरकार ने 30% महिलाओं का आरक्षण किया, उन्होंने 70% पुरुषों का आरक्षण कर दिया। और उसका यह दुष्परिणाम हुआ कि पीएससी 2008 उदाहरण के लिए परीक्षा में एक महिला 1273 नंबर लेकर आई तो उसको इंटरव्यू में नहीं बुलाया, और एक पुरुष 1240 नंबर लेकर आया उसको इंटरव्यू में बुला लिया। तो यह महिलाओं के साथ अन्याय है। जब आपने सवाल उठाया तो क्या तर्क दिया गया? यह तर्क दिया गया कि हम नियमानुसार ठीक कर रहे हैं, और नियम की व्याख्या उन्होंने कर दी कि महिलाओं के लिए 30% आरक्षण। क्योंकि
जो 30% ऊपर की सीटें थी वहां पे महिलाएं आ चुकी थी। मतलब महिलाओं की योग्यता का प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा था, तो इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा, प्रोत्साहन मिल रहा है। आपने बहुत सही बोला। ये बताइए, आप पीईटी की परीक्षा खत्म कराने पे तुले हुए हैं, आप बार बार कहते हैं कि पीईटी की परीक्षा बंद कर दीजिए, देखिए पीईटी एग्जाम ही नहीं होना चाहिए, तो क्यों? देखिए, पीईटी के नाम पर जितना शोषण आर्थिक और बौद्धिक रूप से बच्चों का हो रहा है, मैं सोचता हूं ये बहुत घातक है समाज के लिए। आज इतना बड़ा व्यापार बना दिया पीईटी वालों ने जी। एक बच्चा 12वीं पास करेगा, वो पीईटी की कोचिंग करेगा, उसे साल के 2 लाख खर्च करने पड़ेंगे, और उसके बाद उसका लाभ क्या? आप पिछले 5 साल के विधानसभा के अंदर मुझे आंकड़े दिए गए कि पीईटी में 0% नंबर लाने वाले व्यक्ति को भी एडमिशन देने की पॉलिसी बनाई, और उसके बाद भी 30% लोग ही उस पदों पर आए जो इंजीनियरिंग कॉलेज में सीटें थी। फिर सरकार ने विदाउट पीईटी, जिन लोगों ने पीईटी नहीं दी उनको भी एडमिशन दिया, उसके बाद भी 30% सीटें खाली रही। अब हमारा प्रश्न सीधा सा यह है सरकार से, और हमारी ये मांग भी है कि जब आप उस पीईटी परीक्षा को लेने के बाद उसमें जिन्होंने परीक्षा नहीं दी उनको भी एडमिशन दे रहे हैं, तो फिर इस पीईटी परीक्षा का प्रयोजन क्या, इसका औचित्य क्या? 1 साल बच्चे का वोट आ रहा पीईटी की तैयारी के नाम पे, 2 लाख रुपए उसका वोट हो रहा, और उसके बाद भी जब उसे लाभ नहीं मिल रहा, तो ये उसका शोषण नहीं है? उसे बंद कर देना चाहिए। या तो 12वीं के हिसाब से ले ले भाई, बच्चा 12वीं सिंसियरली पढ़ेगा कि मुझे 12th की मेरिट के हिसाब से इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, तो बच्चा सिंसियरली पढ़ेगा। आप काय को 800 करोड़ 1200 करोड़ का धंधा करने वाले को प्रोत्साहित कर रहे हैं? क्या ऐसा नहीं लगता कि शासकीय अधिकारी इन कोचिंग क्लास वालों के भोरे बन के काम कर रहे हैं? अधिकांश इंजीनियरिंग कॉलेज जो प्रदेश में हैं वो नेताओं के जी, और इतने कॉलेज खुल गए, इंदौर जैसे शहर में 60 से अधिक इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए हैं। उन कॉलेजों में पढ़ने के लिए विद्यार्थी नहीं मिलते। उन्होंने करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया इस आशा में कि वे करोड़ों लगाकर करोड़ों ही कमाएंगे, लेकिन जब विद्यार्थी नहीं आते उन कॉलेजों में, क्योंकि नए नए कॉलेज हैं, तो उन्होंने ये पॉलिसी बदल दी और कहा कि जो 0% वाला है वो भी विदाउट एग्जाम वाला भी आगे, क्योंकि उन्हें उनकी फीस का नुकसान हो रहा है। नहीं, देखिए, मैं प्रहलाद जी आपकी बात से सहमत हूं। मैं भी चाहता हूं शिक्षा में उन्नतिकरण हो, लेकिन किस कीमत पे? क्या हम परिवारों का आर्थिक शोषण होने दें? क्या हम उनके कॉलेज जिंदा रहे, उनका लाभ बना रहे, इसके नाम पर हम इंजीनियरिंग की क्वालिटी को डाउन होने दें और ये स्थिति बनने दें कि अगर 80,000 बच्चे एक साल पीईटी करके निकलते तो उसमें से 2,000 को भी नौकरी न मिले? आपकी मूल बात यह है कि पीईटी को खत्म करने के बजाय इस प्रणाली को परिवर्तित करने की मांग आपकी है कि या तो 12वीं के माध्यम से कर दें, पर एक फुल प्रूफ पॉलिसी हो कि जो बच्चा इतने नंबर लाया उसे एडमिशन मिलेगा ही और यहाँ मिलेगा। करेक्ट, सही है। हमारे पीईटी खत्म करने के बजाय इसे यूं कहना उचित होगा कि आप इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, कुछ ऐसा परिवर्तन हो कि योग्यता के आधार पर बच्चों को कॉलेज का चयन मिले, ये हमारी मांग है। और पीईटी हम मांगते इसमें योग्य नहीं है, पीईटी में भारी भ्रष्टाचार है, परीक्षा के अंदर भी है, और हम एक चाहते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज की क्वालिटी भी सुधरे। जो लोग इंजीनियरिंग कॉलेज खोल के बैठे हैं, वो पूरा तरह एक व्यापार के रूप में चला रहे हैं, और वो इस बात के लिए कोई गंभीर नहीं है कि उनके कॉलेज में पढ़ाई का स्टेटस और स्टैंडर्ड क्या है, पढ़ाने वाले कौन है, बच्चे गंभीरता से पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे, बच्चे टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे कि बच्चे गाइड से पढ़ के एग्जाम दे रहे, इस बात पे उनका कोई ध्यान नहीं है। बल्कि पीईटी का एक खास ट्रेंड है, जो कोचिंग क्लासेस चला रही करोड़ों का धंधा कर रही हैं, वो एक ट्रेंड है, वो बच्चों को उस ट्रेंड पर रटा देते हैं और बच्चे उस तरह की परीक्षा में जाते हैं, वहां परीक्षा देते हैं और उनका चयन हो जाता है। ये कहानी है, ये कहानी सब पूरी से जी। ये बताइए, आप रतलाम में वाइनरी इंडस्ट्री के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। रतलाम के ग्रामीण इलाकों में बहुत बड़ी मात्रा में अंगूर की फसल होती है, अंगूर की पैदावार होती है, आप वहाँ वाइनरी इंडस्ट्री लगाने को प्रेरित करना चाहते हैं, क्या ये कहानी है? देखिए, रतलाम एक सबसे बड़ी जो रतलाम के लिए एक पॉजिटिव खबर यह है कि अभी जो मध्य प्रदेश के अंदर DMIC योजना के तहत 2 इन्वेस्टमेंट जोन बन रहे हैं, जिसमें एक पीथमपुर बना और जिसमें भी काम चल रहा है, तो एक रतलाम है उसके अंदर, और उसमें 20,000 हेक्टेयर जमीन पर इन्वेस्टमेंट जोन बनाया जा रहा है। उसमें एक फूड पार्क बनाया जा रहा है, उसमें ज्वेलरी पार्क बनाया जा रहा है, उसमें रेडीमेड पार्क बनाया जा रहा है, उसमें कई उद्योग धंधों के लिए एजुकेशन हब बनाया जा रहा है, मेडिकल हब बनाया जा रहा है, ताकि रतलाम का औद्योगिक विकास हो। एग्रीकल्चर के अंदर रतलाम आज की तारीख में मालवा के अंदर सबसे अच्छा स्थान रखता है।
और कई प्रोडक्ट एग्रीकल्चर के अंदर है जिसमें रतलाम प्रोडक्शन वाइज सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे रहा है, जिसमें अंगूर भी अभी है, उसके अलावा लाल मिर्च भी है, मटर भी है, लहसुन भी है, धनिया भी है, और इसके अलावा भी और कई प्रोडक्ट है। तो हम इस कोशिश में हैं कि एक फूड जोन रतलाम में बने, एक फूड पार्क के रूप में बन जाए, और उसके अंदर अंगूर से जुड़ी खेती के अन्य कारखाने खुले जो वाइनरी भी बनाए, और अभी एक नया डेवलप हुआ ग्रेप्स जैम, ग्रेप्स का जैम भी बने, और नए नए प्रोडक्ट और बन रहे हैं। उसके अलावा टमाटो केचप अन्य प्रोडक्ट है, टमाटर के अंदर रतलाम बहुत बड़ा स्थान रखता है, तो उसके लिए हम प्रयास है। और इस DMIC योजना में निश्चय ही फूड पार्क भी बनेगा और ज्वेलरी पार्क भी बनेगा जो अक्टूबर में या ग्लोबल मीट हो रही है इसमें। जयंत विटामिन जैसी बड़ी फैक्ट्री बंद होने के कगार पे या बंद हो चुकी है 97 में। आपने इतना संघर्ष किया, जी। ये कैसे हो पाया कि ऐसी इतने बड़े बड़े उद्योग जो रतलाम की जान माने जाते थे वो बंद हो गए? देखिए, रतलाम के अंदर सज्जन मिल, जयंत विटामिन लिमिटेड, मोहता माडेला जैसे बड़े उद्योग बंद हुए लगभग 1995 के दशक में, और उनके पीछे कई कारण रहे, कुछ औद्योगिक परिवर्तन हुए, कुछ ग्लोबलाइजेशन के कारण रहे। और जयंत विटामिन लिमिटेड तो प्रॉफिटेबल यूनिट थी, लेकिन मालिक लोगों ने अपनी नीयत के खिलाफ से उस फंड्स को डाइवर्ट किया और उन्हें बंद किया, लेकिन BIFR ने उसे बंद नहीं माना, और आज भी वो विवादित है, और मजदूरों को वेतन के भुगतान के निर्देश हाई कोर्ट से मिले हैं। मजदूरों को वेतन मिल रहा है? अभी मिल रहा है, देना है पर दे नहीं रहा है, वो देंगे उनको, RRC जारी हो रही है, वेतन मिल रहा है। वेतन नहीं दे रहे हैं? हाँ, दे नहीं रहे। और क्या बात आप करना चाहते हैं रतलाम के लिए? जी देखिए, मैं सोचता हूं कि रतलाम ज्योग्राफिकली एक बहुत अच्छा शहर है, क्योंकि हम सड़क यातायात को देखें और रेल यातायात को देखें तो उन दोनों के हिसाब से बहुत कंफर्टेबल है इन्वेस्टर्स के लिए। जी। तो मैं इस बात प्रयास में लगा हूं। मैं खजुराहो की ग्लोबल मीट में भी गया था और मैंने रतलाम का स्टॉल लगाया था, और रतलाम का लिटरेचर मैंने अलग से छपा के बुक्स एक बांटी थी इन्वेस्टर्स को। इस 28, 29, 30 को इंदौर में जो ग्लोबल मीट होगी, तो मैं यह कोशिश में हूं कि इन्वेस्टरों को रतलाम के अंदर बनने वाले DMIC के जो इन्वेस्टमेंट जोन है उसके प्रति आकर्षित किया जाए, ताकि वे रतलाम में इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। ये मुझे पूरा विश्वास है। आप फेसबुक पर, ट्विटर पर बहुत ज्यादा सक्रिय हैं, क्या चीज आपको आकर्षित करती है यहाँ जाने के लिए? नहीं, देखिए, मैं सोचता हूं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के कम्युनिकेशन के साधन है वो बड़े सहज और सुलभ है और लो कास्ट है। मेरे फेसबुक पे करीब 20,000 फ्रेंड्स हैं मेरे, और बड़े एक्टिव रहते हैं। वे मुझे विधानसभा में क्या प्रश्न पूछना है, ध्यानाकर्षण क्या लगाना है, शून्यकाल कैसे लगाना है, कौन सी सड़कें खराब है, उसकी सारी सूचना देते हैं, और बराबर मेरे साथ पार्टिसिपेट करते हैं। अगर मैं उनसे पूछता हूं कि राष्ट्रपति किसे बनना था जब राष्ट्रपति के जमाने में, तो बराबर मुझे 2-3 हजार रिस्पांस मिलते एक साथ कि भाई हमारी राय में ये उचित है, हमारी राय में ये उचित है, चाहे 2G स्पेक्ट्रम हुआ, चाहे कोयला कांड हुआ। तो मैं इस माध्यम से मुझे राजनीति में दिशा मिलती सोचने के लिए, ताकि मैं विधानसभा में अपनी नीति तय कर सकूं कि मुझे किस मुद्दे पे किस तरीके से बोलना है, और इसका बड़ा लाभ मिलता है। और नौजवान बच्चों के विचार मिलते हैं, जो नई टीन एज के बच्चे हैं, तो मुझे जानने को मिलता है कि साइकोलॉजिकल पॉलिटिक्स में क्या सोचते हैं। जी जी। पारस अकलेचा जी, आप हमारे स्टूडियो पधारे, आपने हमसे बातचीत की और बताया कि रतलाम के लिए आप क्या कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के लिए क्या कर रहे हैं, युवाओं, देश के युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, शुक्रिया। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही।